नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यन्न मनीष के सामने आते हुए बोला, हर शख्स की रूह कांप जानी चाहिए जब बात अव्यन्न सिंह शेखावत के बीवी की हो। अव्यन्न ने गन निकालकर मनीष के माथे के बीचों बीच शूट किया। सलोनी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। दक्षा ने डर से अपनी आंखें भींच रखी थीं। राणा दक्षा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ कर दीजिएगा अपने इस भाई को जो सही वक्त पर आपकी हिफाजत नहीं कर पाया। दक्षा ने धीरे से आंखें खोली तो उसके सामने सिर्फ राणा नहीं, अनंत और अव्यन्न भी सिर झुकाए घुटने के बल बैठा था। दक्षा हैरानी से अपने कदम पीछे लेती है। अनंत हाथ जोड़ते हुए बोला, देवर भाभी का रिश्ता नहीं रहा हमारे बीच कभी, लेकिन जो भी था दोस्ती का या फिर तुम्हारे रक्षक का, मैं भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। अव्यन्न दक्षा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैंने वादा किया था देव से, पर मैं हार गया दक्षा। लेकिन मेरा वादा है तुम्हें पूरा सम्मान मिलेगा। इस घर में कोई तुम्हारे आगे दोबारा अपनी आंखें नहीं उठाएगा, और अगर किसी ने कोशिश की थारे पे नजरें उठाने की, उसकी नजरों को खुद झुकाना सीख जा अब, क्योंकि तू इब शेखावत खानदान की इज्जत है। मालती जी ने दक्षा को देखते हुए कहा। दक्षा रोते हुए बोली, मैं इसे बुरा हादसा समझकर भूल जाऊंगी। आप लोग सब मेरा बेहद ध्यान रखते हो, मुझे शर्मिंदा मत करो प्लीज, मुझसे माफी मांगकर। अपनी बात खत्म करते ही दक्षा कमरे की तरफ भाग जाती है। राजो उसके पीछे जाते हुए बोली, रुको दक्षा, तुम्हें चोट लग जाएगी, भागो मत। शाम का वक्त। अव्यन्न इस वक्त टेरेस पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके आंखों में खून था। उसने 2 बोतल खत्म कर दी थी अब तक। अनंत उसके पास आकर बैठते हुए बोतल उठाकर होठों से लगाते हुए बोला, तेरी इन हरकतों से क्या हो जाएगा? अव्यन्न उसे घूर कर देखते हुए बोला, मेरा बस चलता तो उसके बॉडी को 1000 टुकड़ों में खुद पीस करता। अनंत मुस्कुरा के बोला, उसकी आंखें फोड़ दी, उसे पूरी रात टर्चर करके उसे पूरे राजस्थान में घुमाया, फिर भी तुझे चैन नहीं आया? अव्यन्न गुर्राते हुए बोला, मेरी बीवी को हाथ लगाया था उसने, उसे नजरें उठा के देखा, नहीं छुआ था उसने। मेरा गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। अनंत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जा, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। अव्यन्न हाथ टेबल पर मारते हुए बोला, इतनी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मीरा मुझे छोड़ कर गई थी, जितनी कल उसे उस हालत में देखकर हुई। उसकी आंखों में आंसू पहले भी आए, पर जो वजह कल थी वो मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। सिर्फ मेरे लिए वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही है। अनंत धीरे से बोला, अगर पहले ही ये फील कर लेता, उसके लिए शायद जो कल हुआ वो नहीं होता। अव्यन्न हैरानी से अनंत को देखते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अनंत थोड़ा नाराज होते हुए बोला, मतलब यही कि उसे जो अधिकार, जो सम्मान पहले ही मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसमें शायद तेरी भी गलती थी। अगर तू उसे पहले से सपोर्ट करता, सम्मान देता, उसे डांटने की जगह समझने की कोशिश करता, शायद जो मासा घर के बाकी लोग उसके साथ करते आ रहे हैं वो नहीं होता। अव्यन्न अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोला, तुझे पता है मैं किस फेस से निकला हूं? मीरा ने जिस हाल में मुझे छोड़ा था, वहां से उठकर यहां तक आने में मुझे कई साल लग गए। मेरे लिए उसे अपनाना, उसे वो जगह देना मुश्किल था, पर मैंने हमेशा उसकी साइड ली है सबके सामने। पर हां, मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। वो बेहद छोटी है, पर फिर भी कितने अच्छे से खुद को संभाला है उसने। अनंत मुस्कुराते हुए बोला, प्यार करता है उससे? अव्यन्न शौक होकर अनंत को देखने लगता है। उसने मीरा के बाद खुद को इन सबसे काफी दूर कर लिया था। उसने शादी का भी नहीं सोचा था, पर किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है? अव्यन्न चांद की तरफ देखते हुए बोला, शायद करने लगा हूं, शायद सब एक जैसे नहीं होते हैं। सारी लड़कियां पैसे और शोहरत को नहीं चुनती है, और दक्षा वही है जिसे सिर्फ मुझसे फर्क पड़ता है, जिसके लिए सिर्फ मैं जरूरी हूं, क्योंकि उसके जिंदगी में उसके भाई के अलावा कोई नहीं है उसे प्यार करने वाला, उसे प्यार देने वाला। वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। अनंत पीछे से अव्यन्न को हक करते हुए बोला, मैं खुश हूं तेरे लिए भाई, तुझे वो मिल गई जिसे तू डिजर्व करता है। सबसे जरूरी बात, तुझे ये भी समझ आ गई, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं हैं। मीरा जैसी लड़की की सजा तू खुद को नहीं दे सकता पूरी जिंदगी। अव्यन्न लास्ट शिप लेते हुए बोला, दक्षा मेरा इंतजार कर रही होगी। अनंत चीखते हुए बोला,
ये तो बताते हुए जा, उससे कब बोलेगा ये सब? अव्यन बिना मुड़े बोला, जब तक उसकी फीलिंग ना जान जाऊं। अनंत टेरेस से कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसे विजय जी के कमरे की तरफ जाते हुए किसी की पाजेब की इनक सुनाई देती है। अनंत उस तरफ जाते हुए आवाज देता है, कौन है वहां? राजो जो कमरे की तरफ जा रही थी, जल्दी से पिलर के पीछे जाकर छुपती है, पर अनंत उसे देख लेता है। वो उसके आगे जाते हुए बोला, राजो छुपने का कोई फायदा नहीं है। राजो जैसे ही अनंत की आवाज सुनती है, डरते हुए अपने लहंगे को मुट्ठी में भींच लेती है। अनंत को अपने सामने देखकर वो जल्दी से बोली, आप थे मालिक? मुझे लगा पता नहीं कौन है, इसीलिए छुप रही थी मैं। अनंत हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तुम हर रोज आधी रात को पूरे घर में घूमती क्यों हो? राजो अच्छे से अनंत को देखती है, उसकी आंखें लाल थीं और अध खुली भी। राजो धीरे से बोली, घर का सारा काम देखना होता है मालिक, आधी रात लग जाती है काम खत्म करते हुए। अनंत सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा भूल गया था मैं, वैसे दक्षा के साथ थी ना, तुम सो गई वो? राजो हां में सिर हिलाते हुए जाने लगती है। अनंत उसे रोकते हुए बोला, कॉफी मिलेगी राजो? राजो सिर हिलाते हुए बोली, लाती हूं। अनंत उसके पीछे पीछे रसोई तक जाता है। अनंत पिलर से लगा उसे ही देख रहा था। राजो को उसके देखने से अजीब लग रहा था। वो उसे घूरते हुए बोली, घूरना बंद करो, मुझे अजीब लग रहा है। अनंत मुस्कुराते हुए बोला, खूबसूरत चीजें पसंद है मुझे। राजो उसकी बात पे हैरानी से उसे देखती है। राजो का गाल शर्म से लाल हो गया था। वो जल्दी से कॉफी उसे देते हुए बोली, मैं कोई चीज नहीं हूं मालिक, और पकड़ो अपना कॉफी और दफा हो जाओ। अनंत उसके कलाई को पकड़ते हुए बोला, तुम भी एक कप लो मेरे साथ। राजो नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद कॉफी। अनंत राजो के आंखों में देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। राजो पीछे किचन स्लेव से पीठ टिकाते हुए बोली, लगता है तुम्हें भी अपने हाथ कटवाने हैं मालिक, दूर रहो। हुए अनंत उसके बिल्कुल करीब जा चुका था, बस थोड़ा सा फासला था दोनों के बीच। राजो अनंत के मुंह से आ रहे वाइन की खुशबू महसूस करते बोली, नशे में हो, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अनंत धीरे से उसके कान के पास चेहरा ले जाते हुए बोला, तुम भी चलो मेरे साथ, मुझे सुला देना। राजो जोर से अनंत को धक्का देती है। वो पीछे पिलर से जाकर लगता है। उसे काफी लगी थी। राजो दांत पिसते हुए बोली, अपनी जान की परवाह है अगर तो मुझसे दूर रहा करो मालिक। अनंत गुर्राते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हारे पास कब गया मैं? राजो उसे घूरते हुए पूछी, ज्यादा लगी तो नहीं ना? अनंत उसे गुस्से से देखता है। राजो कॉफी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, चलो बालकनी में बैठकर पीते हैं। दोनों बालकनी में बैठे कॉफी पी रहे थे। राजो चांद को और अनंत राजो को देख रहा था। राजो चांद को देखते हुए बोला, ये चांद अकेला होकर भी कभी अपनी खूबसूरती कम होने नहीं देता है, अपनी रोशनी से सबको खुश करता है। अनंत मुस्कुरा के बोला, तुम भी बिल्कुल चांद जैसी हो, सबको खुश करती रहती हो। राजो हैरानी से उसे देखते हुए बोली, फिर तो आप भी चांद हो, कैसे सबकी मदद करते हैं, स्पेशली दक्षा की? अनंत अपनी नजर दूसरी तरफ करते हुए बोला, दक्षा तो छोटी सी खरगोश है जिसे अपने पीछे सबको भगाना पसंद है। राजो हंसते हुए बोली, बेहद प्यारी है वो, मुझे काफी पसंद है। इतना सब कुछ हो गया फिर भी कैसे खुद को स्ट्रांग दिखाती है। अनंत सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं है उससे? राजो हैरानी से उसे घूरते हुए बोली, छोटी बहन जैसी लगती है मुझे वो बस। पर आप लोगों के बीच पता नहीं कैसे फंस गई वो, उसके भाई ने ऐसे कैसे उसे यहां छोड़ दिया? अनंत राजो की बात पे शौक होकर बोला, हम जैसे मतलब? क्या समझती हो तुम हमें? राजो अपनी जलती हुई नजरों से उसे देखते हुए बोली, जो है, आप लोग राजस्थान के हुक्म जो कुछ भी करे सही होता है, चाहे किसी की जान ही क्यों ना ले ले। अनंत, क्या बकवास कर रही हो तुम? राजो जाते हो बोली, पहले से ही नशे में हो, आप मेरी बातें हजम नहीं होगी, आपको जाकर सो जाओ। अगली सुबह दिल्ली। देव जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होते हुए नीचे आता है। सुबह के 7 बज रहे थे। मीरा मॉर्निंग वॉक करके बस घर में एंटर हुई थी। देव को इतनी सुबह तैयार देख वो हैरान थी। देव जो मीरा को इग्नोर करते हुए जा रहा था, मीरा उसे रोकते हुए बोली, देव, आर यू ट्राइंग टू इग्नोरिंग मी? देव, जिसने मीरा को नोटिस ही नहीं किया था, वो रुकते हुए बोला, मॉर्निंग मीरा दी,
सॉरी, मैं जल्दी में था, आपको देखा नहीं, वरना मैं क्यों आपको इग्नोर करूंगा। मीरा थोड़ा नाराज होते हुए बोली, इतनी सुबह कहाँ निकल रहे हो इतना तैयार होकर? देव ऑफिस जा रहा था। मीरा वक्त देखते हुए बोला, इतनी सुबह क्यों, सब ठीक तो है ना? देव हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, सब ठीक है, वो मैं लिव पर जाने वाले हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी सारे काम सेटल कर रहा हूँ। मीरा, लिव क्यों? और तुम चले जाओगे तो मैं देख लूंगी सारे काम तुम्हारे बिहाफ पर। देव नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, मुझे मेरे काम खुद करना पसंद है, आपको पता है, बाकी आप जब चाहे ऑफिस विजिट कर सकती हैं। मीरा उसे जाता हुआ देख पूछती है, वो कहाँ जाने वाला था? देव बिना रुके बोला, अपनी सोना के पास उसे जरूरत होगी मेरी। राजस्थान, शेखावत भवन। सूरज सिर चुका था। घर में काफी ज्यादा चहल पहल थी पहले की तरह। सब नाश्ता कर चुके थे और अपने काम पर लग चुके थे, पर दक्षा जो जाग चुकी थी लेकिन अब तक लेटी थी। अव्यन्न कमरे में आता है वक्त देखते हुए वो दक्षा के पास लेटते हुए उसके करीब जाकर उसे पीछे से बाहों में खींचते हुए बोला, सुबह के 10 बज रहे हैं, उठ जाओ। दक्षा अव्यन्न के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे सर, मुझे नहीं उठना। अव्यन्न उसके रिएक्शन पर हैरान होते हुए उसे देखता है। दक्षा सामने सूरज को देख रही थी जिसकी तेज रोशनी कमरे में आ रही थी। दक्षा को लगा शायद अव्यन्न नाराज हो गया होगा। वो धीरे से उसे सिर मोड़ के देखते हुए बोली, सर, कल जो भी हुआ अजीब था, मुझे बुआ सा के लिए बुरा लग रहा है। इंसाफ में उनकी क्या गलती थी, पर उन्हें भी सजा मिली। अव्यन्न अपना हाथ उसके टॉप के अंदर करते हुए उसके पेट को सहलाते हुए बोला, तुम्हें अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, समझी? दक्षा उसे घूरते हुए बोली, हाथ हटाओ अपना परवर्ट। अव्यन्न का चेहरा सर्द था। वो अभी तक दक्षा को लेकर परेशान था। अव्यन्न को कोई रिएक्ट करता ना देखकर वो उसे कॉलर से पकड़ के खुद उसकी तरफ मुड़ती है। अव्यन्न अपने हाथ को उसके टॉप के अंदर से ही उसके सीने से होते हुए गले तक लाते हुए उसकी आंखों में देखता है। दक्षा अपना एक हाथ अव्यन्न के गले में लपेटते हुए उसके आंखों में देखते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं सर? अव्यन्न अपने ख्याल से बाहर आते हुए उसे मुस्कुरा के देखते हुए बोला, ऐसी हरकतें करोगी तो मैं कंट्रोल कैसे करूंगा खुद पर? दक्षा उसकी बात पे ब्लैश करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मैंने कब कहा कंट्रोल करो? अव्यन्न एविल स्माइल के साथ उसके दोनों पैरों पे अपना एक पैर रखते हुए बोला, तुम सुबह सुबह इस जानवर को झेल नहीं पाओगी। दक्षा करहाते हुए बोली, सर कितने भारी हो, आप, मेरा दम निकल जाएगा। अव्यन्न अपना चेहरा उसके सीने में रब करते हुए बोला, तुम्हारी सांसें रोक दूंगा मैं, मुझे सेड्यूस करोगी तो? दक्षा आंखें बंद करके आह भरते हुए बोली, कर दो फिर। अव्यन्न ने दक्षा के सीने को दबोचा। दक्षा चीखी, पर साथ ही कमरे का दरवाजा भी नॉक होता है। दक्षा अव्यन्न को धक्का देते हुए बोली, सर हटो, कोई आ जाएगा। अव्यन्न हैरान होकर उससे दूर होते हुए बोला, बेवकूफ, दरवाजा लॉक है। अव्यन्न के कहने पे अनंत कमरे में आते हुए बोला, बात करनी है, हो गया तेरा मॉर्निंग रोमांस। दक्षा कुशन उठाकर अनंत पर फेंकते हुए बोली, भैंस नहीं हूं तुम लोग की तरह जो सुबह के 4 बजे उठ जाऊं। अनंत मुंह बनाते हुए बोला, अले मेरा बच्चा सो जा, फिर अभी तो बस 10 ही बजे हैं, 12 बजे तक उठा दूंगा। दक्षा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, दफा हो जाओ, दोनों मेरी नींद खराब कर दी। कहते हुए दक्षा जैसे ही दोबारा लेटने को होती है, अनंत जोर से बोला, ताइसा पूछ रही थी, दक्षा तुम्हारा? दक्षा जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ भागती है। अव्यन्न दोनों की हरकत देखकर सिर झटकते हुए बोला, दोनों को निकाल दूंगा अगर दोबारा ये सब हरकतें की मेरे सामने तो। अनंत सीरियस भाव के साथ अव्यन्न के स्टडी में जाते हुए बोला, अपने पीए से बोल राज्यों की डिटेल्स निकाले, मुझे वो कोई नॉर्मल मेड नहीं लगती है। अव्यन्न अपने चेयर पे बैठते हुए बोला, आस्तिक उसके डिटेल्स के साथ आ चुका है। आस्तिक दूसरे तरफ से स्टडी में एंटर करते हुए बोला, वैसे ये राज्य है कौन बेहद खूबसूरत मेड है। अनंत अपनी लाल गुस्से भरी नजरों से आस्तिक देखने लगता है। आस्तिक उसकी नजरों से बचते हुए अव्यन्न को फाइल देते हुए बोला, ये आपके भाई ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अव्यन्न फाइल देखते हुए बोला, उसकी नीयत घर के नौकरों पे खराब हो रही है। अनंत पीछे से अव्यन्न के कंधे पर गुस्सा मारते हुए बोला, तेरे पीए की जुबान कटवा दूंगा अगर दोबारा तारीफ की राज्यों की तो। राज्यों नहीं,
रियाना कोठारी राजीव कोठारी की बेटी। अव्यन्न ने सर्द आवाज में अनंत को देखते हुए कहा। थे। अनंत शौक होते हुए बोला। रियाना? वाह, खूबसूरत नाम है, बिल्कुल उसकी तरह। अव्यन्न गुस्से से अनंत को घूरते हुए बोला। पागल मत बन, समझा, वरना वापस भेज दूंगा। आस्तिक धीरे से बोला। राजीव कोठारी प्रतापगढ़ के राजा के खास दोस्त और मैनेजर, जो कुछ दिन पहले हुए हादसे की वजह से सिर के कैद में अनंत शौक होकर आस्तिक को देखते हुए बोला। इसका मतलब राज्यो यहां किसी मकसद से आई है, पर उसे देखकर लगता तो नहीं है। उसका कोई मकसद होगा, और उसका बाप सस्पेक्ट था, इसीलिए पकड़ा गया था। अव्यन्न अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला। पहले हमें उसकी प्लानिंग जाननी होगी, तभी हम उसे रोक सकते हैं। अनंत धीरे से बोला। हम गलत भी हो सकते हैं अव्यन्न, शायद वो मजबूरी में आई हो यहां। अव्यन्न गुर्राते हुए बोला। शी इज अ रिपोर्टर, बेवकूफ, उसे मेड की जॉब करने की क्या जरूरत है? अनंत कुछ सोचते हुए बोला। शायद इसीलिए वो रात को हर रोज मुझे घर में घूमती हुई दिखती थी। कुछ तो प्लान है उसका। आस्तिक। पर उसके बाप को हमने नहीं मारा था, उसने भागने की कोशिश की, तभी उसे गोली लगी थी। गोली मारने वाले का पता अब तक नहीं चला। शायद कोई बेहद मजबूत हाथ है इन सब के पीछे। नीचे हल में दक्षा काउच पे बैठी फ्रूट खा रही थी। गौरी जी की नजर जैसे ही उस पे जाती है, वो उसे घूरते हुए बोली। अच्छा तो उठ गई तू? दक्षा मुस्कुरा के सिर हिलाते हुए बोली। जी आपके सामने तो हूं आंटी। हूं, गौरी गुस्से से चीखी। बदतमीज लड़की अपने सास को जवाब देगी? दक्षा, सामने सास हो या कोई और हद भूलने की कोशिश करेगा तो उसे जवाब जरूर देगी। दक्षा, गौरी दांत पिसते हुए बोली। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, छोरी मुंह के बल गिरेगी। दक्षा खड़ी होते हुए बोली। दक्षा गिरती नहीं है, सासू गिराती है, आप खुद देख लीजिएगा। दक्षा प्लेट टेबल पर रखकर सीढ़ियों की तरफ जाती है, तभी आन्या उसे पीछे से आवाज देते हुए बोली। भाभी सा, आपके लिए पार्सल आया है, कुछ मंगवाया था आपने? दक्षा उसके पास जाते हुए हैरानी से बोली। नहीं, मैंने नहीं मंगवाया अन्नू। आन्या बॉक्स को देखते हुए बोली। बहुत बड़ा है भाभी, मदद करो। दोनों नौकरों के मदद से बॉक्स को काउच पर रखते हुए उसे खोलते हैं। बॉक्स खुलते ही दक्षा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। दामिनी बॉक्स को देखते हुए बोली। अरे बाप रे, इतनी सारी कांच की चूड़ियां, वो भी स्पेशल बनाए हुए। आन्या उन चूड़ियों को उठाकर देखते हुए बोली। ये तो राजस्थान के नामी बेबसाई, जिनकी कांच की चीजों की बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, वहां से आई है। वो लोग सिर्फ महंगे और डिजाइनर चीजें बनाते हैं, मैंने सुना था। गौरी, चंदेल की फैक्ट्री में बनते हैं। मगर ये चूड़ियां किसने मंगवाई? हमारे घर में तो कोई नहीं पहनता कांच की चूड़ियां। दक्षा मुस्कुरा के बोली। मेरे लिए आई है, शायद मैं कांच की चूड़ियां पहनती हूं, मुझे पसंद है। आन्या हैरानी से बोली। इसका मतलब भाईसा ने मंगवाई है आपके लिए? दामिनी खुश होते हुए बोली। देवर सा कितना प्रेम करते हैं तुमसे, देखा दक्षा? दक्षा सिर हिलाते हुए बोली। कितने खूबसूरत हैं ये, हर रंग है इसमें, इतने रंग तो शायद मैंने अपने जिंदगी में देखे भी नहीं है। आन्या एक ब्लू शेड में चूड़ी का गुच्छा उठाते हुए बोली। मुझे ये बेहद पसंद है, क्या मैं रख लूं इन्हें भाभी सा? दक्षा को आन्या के हाथों में वो चूड़ियां देखकर बेहद जलन हुई। वो जल्दी से उन्हें लेते हुए बोली। मुझे गिफ्ट शेयर करना नहीं पसंद, सॉरी। एल। दक्षा मेड की मदद से वो पूरा अपने कमरे में रखवा लेती है। आन्या मुंह फुलाते हुए बोली। कितनी कंजूस हो आप भाभी सा, मुझे एक चूड़ी नहीं दी अपने। आन्या बातें करते हुए रसोई में आती है। उसे मुंह फुलाता हुआ देखकर राज्यो पूछी। के हुआ, थमने मुंह क्यों लटका लिया? आन्या के गाल पे एक बूंद आंसू गिरती है। वो सुबकते हुए बोली। भाईसा ने भाभीसा के लिए चूड़ियां का पूरा बॉक्स मंगवा दिया। राज्यो हैरानी से बोली। ये तो खुशी की बात है, थारा भाई कितना प्यार करता है थारे भाभी से। आन्या उसे घूरते हुए बोली। भाभीसा ने मुझे एक चूड़ी नहीं दी, मुझे भी चाहिए थे। सबको पता है मुझे चूड़ियों का कितना शौक है। राज्यो उसके आंसू साफ करते हुए बोली। बावली थारा बिंद भी थारे को ऐसे चूड़ियां दिलवा देगा शादी के बाद रोते कोणी? आन्या नहीं में सिर हिलाते हुए बोली। मुझे अभी चाहिए, मैं जा रही हूं भाईसा से शिकायत करने। राज्यो उसे हैरानी से जाता हुआ देखकर जल्दी जल्दी अपना काम करते हुए बोली। मुझे 1-2 दिन में अपने प्लान को अंजाम देना होगा, इससे पहले इन्हें पता चले हम कौन हैं। अव्यान का कमरा। दक्षा अपने चूड़ियों को बेड पर फैलाए सबको अच्छे से देख रही थी।
उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि उसे अपने माँ की पसंद की चूड़ियां बेहद पसंद थीं। दक्षा एक आसमानी कॉलर की चूड़ी लेते हुए उसे पहनने लगती है और उसके हाथ में लगे चोट की वजह से वो पहन नहीं पाती है। अव्यन उसके पीछे से उसके कलाई को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं आता है, मैं पहना देता हूं। दक्षा उसे हैरानी से देखती है। अव्यन पिंक चूड़ी उठाकर उसे धीरे धीरे दक्षा के कलाई में डालने लगता है। दक्षा मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोली, मुझे स्काई ब्लू वाली पहननी थी। अव्यन उसकी कलाई को ही देखते हुए बोला, ये ज्यादा खिल रहे हैं तुम्हारे हाथों में। दक्षा अपना सिर अव्यान के सीने पे रखते हुए बोली, थैंक यू सर, मुझे ये बेहद अच्छे लगे, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई साहब। आन्या गेट पे खड़ी नम आंखों से गुस्से से दोनों को घूरते हुए बोली। आन्या को देख दक्षा जल्दी से अपने चूड़ी को बॉक्स में डालने लगती है। अव्यन बारी बारी दोनों को हैरानी से देखने लगता है। आन्या कमरे में आते हुए बोली, रहने दो भाभिसा, मुझे नहीं चाहिए आपकी चूड़ियां, आप भी सबके जैसी हो मतलबी। अव्यन हैरानी से उसे देख कर बोला, लाडो ये क्या तरीका है दक्षा से बात करने का। आन्या सुबकते हुए बोली, वैसे तो मुझे किसी से बात नहीं करनी, पर मुझे आपसे शिकायत करनी है। अव्यन उसे रोता देख जल्दी से उसे बाजू से पकड़ते हुए बोला, मेरी लाडो क्यों रो रही है। आन्या अव्यन को हक करते हुए और जोर जोर से रोते हुए बोली, अपने भाभीसा के लिए चूड़ी मंगवाई पर मेरे लिए भूल गए, आप बदल गए भाई साहब। अव्यन को अपनी बहन की बात पे प्यार भी आया और हैरानी भी हुई। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मेरा बच्चा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां लेना भूल सकता हूं, जब मुझे पता है मेरी लाडो को कितनी पसंद है चूड़ियां। आन्या हैरानी से अपने भाई को देखने लगती है, फिर दक्षा के चूड़ियों को इशारा करते हुए बोली, पर ये सारी चूड़ियां तो भाभिसा के आए हैं। अव्यन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, क्योंकि उसे कांच की चूड़ियां पसंद है, तुम्हारे लिए तो कड़े मंगवाए हैं जैसा सब पहनते हैं यहाँ। दक्षा धीरे से बोली, मुझे कांच की चूड़ियां पसंद है, क्योंकि मेरी मम्मा को भी पसंद थे, उनकी निशानी जुड़ी है इनसे। आन्या को अपने बातों पे अफसोस हुआ, उसने दक्षा को काफी सुना दिया था बिना जाने। आन्या जल्दी से बोली, माफ कर दो भाभिसा, मैं बिना जाने आपको बोल गई कितना कुछ। दक्षा ब्लू चूड़ियां उठा के देते हुए बोली, रख लो, ये तुम्हारे भाई के दिए हुए हैं, तुम्हारा भी हक है। अव्यन दोनों को टोकते हुए बोला, क्या मतलब है, दोनों किस बारे बोल रहे हो। आन्या नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं भाई साहब, और भाभी मैं अपनी चूड़ियां पहन लूंगी, ये आप रखो, आपकी है ये। भाई साहब लाओ दो मुझे मेरी चूड़ियां। अव्यन धीरे से बोला, बने नहीं, अब तक एक दो दूं में आ जाएंगे। आन्या सिर हिला के उसे हक करते हुए कमरे से निकल जाती है। दक्षा चूड़ियां समेट कर साइड पे रखते हुए बालकनी की तरफ चली जाती है। अव्यन उसके पीछे पीछे बालकनी में जाता है। पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोला, वो बच्ची है दक्षा, उसके बातों का बुरा नहीं मानते हैं। दक्षा हैरानी से उसे सिर उठा के देखते हुए बोली, और आपसे किसने कहा मैं उसकी वजह से उपसेट हूं। अव्यन उसके नाक पे धीरे से होंठ रखते हुए बोला, मुझे लगा बस क्योंकि तुम बात बात पे मुंह फुला लेती हो। दक्षा अपना चेहरा मोड़ते हुए बोली, मुझे बस मेरी मां की याद आ गई और कुछ नहीं, वैसे भी आन्या के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है। अव्यन उसके कंधे पर चीन रखता है, धीरे से उसकी कमर पे अपने हाथ जमाते हुए बोला, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। दक्षा शौक नजरों से अव्यन को देखती है, उसके सीने पे हाथ रखकर उसे दूर धक्का देते हुए बोली, इसमें आपकी गलती थोड़ी है, माफी क्यों मांग रहे हैं आप। गलती तो मेरे बाप की है जिसने मेरी मां को धोखा दिया और दूसरी शादी कर ली उनके होते हुए। अव्यन दोबारा दक्षा के पास आते हुए बोला, दूर क्यों जा रही हो, बेवकूफ लड़की, पास रहकर बात करो। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, पता है सर, मैंने सोचा था मैं कभी शादी नहीं करूंगी। पूछो क्यों। अव्यन उसे देखते हुए पूछा, बताओ क्यों। दक्षा नजरें झुकाते हुए बोली, मुझे लगता था सारे मर्द एक जैसे हैं, दोगले बेवफा, सब धोखा देते हैं, जैसे पापा ने मम्मा को दिया और मोम की डेथ हो गई। अव्यन उसके चीन को ऊपर करते हुए बोला, और अब क्या ख्याल है तुम्हारा। दक्षा पाउंड करते हुए बोली, आप अच्छे हो, पर फिर भी मैं उस चीज से ओवरकम नहीं कर पाई हूं पूरी तरह। मगर मुझे इतना पता है, आप मुझे कभी नहीं छाड़ेंगे, कभी खुद से दूर जाने नहीं देंगे। मैंने कितनी कोशिश की भागने की, पर आप मुझे ढूंढ के अपने पास ले आते हो दोबारा। मुझे पता है आप कभी मुझे किसी के लिए धोखा नहीं देंगे। अब मुझे खुद ही दूर नहीं जाना आपसे, आपके पास आपके साथ रहना है, ठीक है।
कभी कभी डांट लेना, आप मैं सुन लिया करूंगी, पर ज्यादा मत डांटना, फिर अनंत से शिकायत करनी पड़ेगी। कहते हुए दक्षा ने अव्यन्न के सीने पे सिर रखते हुए उसे जकड़ रखा था। अव्यन्न उसे हग बैक करते हुए बोला, इसका मतलब अब तुम्हें ये तुम्हारा प्रोफेसर बुद्धा नहीं लगता? दक्षा जल्दी से सिर उठा के बोली, नो डाउट सर, बुढ़े तो आप हो ही। अव्यन्न घूर के उसे देखने लगता है। दक्षा दांत दिखाते हुए बोली, अब आपके साथ रहना ये मतलब थो रही है आप बुढ़े से जवान लगने लगो? अव्यन्न उसके लीप के कोने पे बाइट करते हुए बोला, बुद्धा जवान जो भी लगता हूं, रहूंगा बस तुम्हारा ही। दक्षा सिर हिला देती है तो अव्यन्न उसे देखते हुए पूछा, दक्षा तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मोम को चिट किया था? दक्षा सिर हिलाते हुए बोली, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, इस बारे में ना ही बात करनी है इस टॉपिक पे। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते रहे। दक्षा रोज की तरह अव्यन्न को पूरे दिन की बातें बताने लगती हैं और अव्यन्न प्यार से उसे सुनता है। दोनों वहीं बल्कनी में गद्दा बिछाकर लेट जाते हैं। अगली सुबह घर का माहौल आज काफी सुनहरा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। महल को भी सजाया जा रहा था। मालती जी परेशान होकर सारे काम करवा रही थी। गौरी भी काफी परेशान लग रही थी। दक्षा बालकनी में आकर खड़ी होती है। दूर दूर सजाए जा रहे राजस्थान को, पूरे महल को हैरानी से देख रही थी। उसे दूर दूर तक तैयारी होती हुई दिख रही थी, पर किस चीज की तैयारी उसे पता नहीं था। आध्या दक्षा के पास आकर खड़ी होते हुए पूछी, नाश्ता किया आपने? दक्षा छोटा सा मुंह बनाते हुए बोली, राज्य दिखी ही नहीं ना ही। अनंत मिला, कौन देगा मुझे नाश्ता? आध्या मुस्कुरा के बोली, मेरे रहते भूखी थोड़े ही रहोगी आप। चलो, रसोई में बेहद सारे खाने बन रहे हैं, जो मर्जी खा लो। दक्षा हैरानी से बोली, हाँ, इतनी तैयारी किस चीज की हो रही है? आध्या इधर उधर देखते हुए बोली, भाभी आपको नहीं पता। दक्षा नहीं में सिर हिलाती है। आध्या कुछ सोचते हुए बोली, राखी आ रही है, इसीलिए अभी से तैयारी हो रही है, पर असली तैयारी की वजह कुछ और है। आपको पता है, बड़ी बुआ सा आने वाली है, वो राखी मनाने ताऊ सा, उन्हें लेकर कल सुबह तक पहुंच जाएंगे घर। दक्षा धीरे से बोली, लेकिन बुआ जी तो हमारा घर छोड़कर जा चुकी है। आध्या गहरी सांस लेकर बोली, ये हमारे हुक्म की भी बड़ी है, बेहद गुस्सैल और स्ट्रिक्ट है, सब डरते हैं उनसे, बड़ी मासा भी। दक्षा मुस्कुराते हुए बोली, मतलब ऐसा भी कोई है जिससे ताई सा डरती है? हाँ, और जे मेरी और इस पूरे खानदान की बड़ी हुकुमसा की बड़ी बहन है। मालती जी उसे घूरते हुए बोली। दक्षा जल्दी से नजरें झुकाए खड़ी हो जाती है। मालती जी उसके पास आकर उसके गाल को छूटे हुए बोली, सुन, वो बहुत गुस्से वाली है, उनके लिए नियम कानून बहुत मायने राखे से, उनके सामने ऐसे कोणी घूम सकती है, तू समझी? दक्षा हैरानी से बोली, ऐसे मतलब ताई सा? मालती जी उसके बाजू पे प्यार से हाथ रखते हुए बोली, सारी सलवार न चले से माहरे घर पर, वो जब होगी सिर्फ माहिरे जैसे लहंगा चोली पहनना, सिर पे घूंघट डाले, समझी? ज्यादा बोलना भी मत, घर के काम काज भी करना। दक्षा हैरानी से उन्हें देखते हुए सिर हिला देती है। मालती जी मुस्कुरा के बोली, चल जा, नाश्ता कर ले जल्दी, वैसे ही देरी से उठी है तू, तबीयत खराब हो जाएगी। दक्षा सिर हिला के मुड़ती है और आगे बढ़ जाती है, खुद से बात करते हुए, अरे कितना बदल गई है ताई सा, लेट उठने के लिए डांट भी नहीं पड़ी, देखो कैसे प्यार से बात किया पहली बार। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब मुझे प्यार करने लगेंगे। दक्षा खुद से बातें करते हुए आगे चली जा रही थी, सामने देखे बिना, पर अचानक आध्य के चीखने से दक्षा अपनी जगह पे रुक जाती है, मगर किसी से जोर से टकराती है। पर सामने वाले ने दक्षा को गिरने नहीं दिया था, उसे बाजू से पकड़ रखा था। दक्षा जल्दी से संभलते हुए पहले अपने नाक को पकड़ते हुए गुस्से से बोली, ओहो, कौन है इतने जोर से धक्का मारा? इंसान तो नहीं हो सकता पक्का? अब इस घर के लोग मुझे खुद से भी बातें करने नहीं देते, हद हो गई। वही पास खड़े मालती जी आध्या दक्षा को घूर रहे थे। मालती जी अजीब नजरों से उसे देखते हुए बोली, तू के सामने देखकर ना चल सकती है, छोरी आंखें आसमान में चढ़ा रखा है। दक्षा मालती जी की बात सुन सामने देखती है। 6 फीट का गोरा लंबा मुच्छों वाला हैंडसम से आदमी को देखकर दक्षा मुस्कुराने लगती है। वो आदमी भी हैरानी से उसे ही घूर रहा था। दक्षा जल्दी से कदम पीछे लेते हुए शिकायत करते हुए बोली, देखकर नहीं चल सकते थे भाई साहब, लग गई ना मुझे। सामने खड़ा अक्षय माफी मांगते हुए बोला, हाँ, माहरी ही गलती से मान ने गाड़ी बाहर रख के चलकर आना चाहिए था,
तब शायद हमने ये 6 फीट का आदमी दिख जाता। दक्षा जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुमने अपनी गलती मान ली, पक्के जेंटलमैन लगते हो, साथ ही हैंडसम भी। आध्या हैरानी से उन्हें घूरते हुए बोली, भाभी को भाई के अलावा हर आदमी हैंडसम क्यों लगता है? गौरी जल्दी से उनके पास आकर बोली, दक्षा घर आए मेहमान को ऐसे गेट पर रोके नहीं रखते हैं, बदतमीज लड़की। आओ अक्षय बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे और हम तुमसे मिलने के इंतजार में आ गए अपने बेटे के साथ। शोभा गौरी के गले लगते हुए बोली। गौरी जल्दी से शोभा के गले लग जाती है। दोनों मुस्कुरा के एक दूसरे से मिलते हैं। शोभा हैरानी से दक्षा को देखते हुए पूछी, ये कौन से यहां की नहीं लगती हैं? गौरी उन्हें घर के अंदर लाती है, उन्हें हॉल में बिठाती है। शोभा दोबारा पूछती है तो गौरी उन्हें दक्षा से मिलाते हुए बोली, जे अव्यान की पत्नी दक्षा है। शोभा हैरानी से दक्षा को देखने लगती है। आध्या दक्षा को धक्का देते हुए शोभा जी को प्रणाम करने का इशारा करती है। दक्षा जल्दी से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अक्षय जल्दी से खड़ा होकर दक्षा के पैरों को छूते हुए बोला, तो आपसे अव्यान की लुगाई और भाभिसा? दक्षा जल्दी से पीछे होते हुए बोली, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं छोटी हूं आपसे। अक्षय मुस्कुरा के बोला, पर रिश्ते में तो बड़ी लगती है, मेरे बचपन के एक लौटे दोस्त की बीवी है, आप प्रणाम करना तो फर्ज है। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, आप सर के बचपन के दोस्त हो, इसका मतलब सिर्फ ऊपर से ही हैंडसम हो, अंदर से आप भी सिर जैसे बुढ़े हो। सब हैरानी से दक्षा को घूर रही थी। गौरी गुस्से से बोली, बातें बना ली हो, अगर मेहमानों के लिए चाय पानी की तैयारी कर ले आध्या के साथ। दक्षा जल्दी से आध्या के साथ किचन की तरफ भागती है। अक्षय इधर उधर देखते हुए बोला, मैं अव्यान से मिलकर आता हूं, आप दोनों बातें कीजिए। अक्षय को शेखावत भवन के बारे पता था, क्योंकि बचपन में वो लोग अक्सर साथ रहते थे। अक्षय ऊपर आ गया था और अव्यान का रूम ढूंढते हुए जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, सामने से आन्या चीख उठती है। अक्षय शौक होकर उसे घूरने लगता है। आन्या इस वक्त स्कर्ट और ब्लाउज पहने आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा साइड में पड़ा था। आईने में अक्षय को देख वो हैरान थी। अक्षय के पीछे मुड़ते ही आन्या अपना दुपट्टा लेते हुए बोली, कौन हो आप, अंदर कैसे आ गए? अक्षय अपने जुबान को दांतों तले दबाते हुए बोला, मैं अव्यान का दोस्त अक्षय चंदेल उसका कमरा ढूंढते हुए आ गया। आन्या मुस्कुरा के बोली, अरे आप भाईसा के दोस्त हो, वैसे क्यों आए हो? राखी तो 2 दिन बाद है। अक्षय झट से मुड़ते हुए बोला, मैं अव्यान से मिलने आया हूं, राखी नहीं मनाता मैं। आन्या मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, मैं ऐसे ही पूछ रही थी, राखी क्यों नहीं मनाते आप? अक्षय, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। आन्या उसके पास आती है। अक्षय की धड़कनें तेज होने लगती हैं। अक्षय कदम पीछे लेते हुए बोला, तुम कौन हो? वैसे जब मैं यहां आता था तब कभी तुम्हें नहीं देखा। आन्या सख्त भाव से उसे देखते हुए कमरे से निकलते हुए बोली, आइए भाईसा का कमरा दिखा दो। आन्या ने अव्यन्न के कमरे तक आने में कोई बात नहीं की थी। अक्षय अव्यन्न के कमरे के गेट पे खड़ा उसे देखते हुए धीरे से बोला, मेरी सांसें तो वापस करती हुई जाओ। अक्षय तू यहां? अव्यन्न की आवाज पर अक्षय मुड़के उसे देखते हुए गले से लगा लेता है। दोनों काउच पे बैठकर बातें करने लगते हैं। अक्षय ने पहले ही पूछा, एवी ये लड़की कौन है? उस दिन भी आई थी हमारे घर, पहले तो नहीं देखा उसे कभी। अव्यन्न मुस्कुरा के बोला, बहन है मेरी आन्या शेखावत। अक्षय हैरानी से बोला, तेरी एक ही बहन है आध्या, जिसे मैं जानता हूं, ये कब हुई साले? अव्यन्न उसे एक पल घूर के बोला, लंबी कहानी है, चल बालकनी में बैठकर कॉफी पीते हुए बात करते हैं। इधर शोभा गौरी के कमरे में मालती और गौरी को देखते हुए बोली, मैं यहां तुमसे मिलने नहीं कुछ मांगने आई हूं गौरी। गौरी हैरानी से बोली, तुम मुझसे क्या मांगने आई हो शोभा? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। शोभा थोड़ा परेशान होते हुए मालती जी को देखकर बोली, जीजा मैं यहां थारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूं अपने छोरे के वास्ते। गौरी मालती दोनों एक पल एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोले, ये तो खुशी की बात है शोभा, तूने तो डरा दिया था। शोभा हैरानी से बोली, पर बात कुछ और भी है गौरी। गौरी के पूछने पे शोभा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं आकाश के लिए नहीं, अक्षय के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई हूं। मालती अपनी जगद से उठाते हुए बोली, पर अक्षय की तो शादी तय हो चुकी है ना। शोभा
अक्षय ने शादी से मना कर दिया है क्योंकि उसने थारी बेटी पसंद है। इधर अव्यन और अक्षय बालकनी में बैठे नीचे आंगन में दक्षा और आन्या को देखते हुए कॉफी पी रहे थे। अक्षय आन्या को एकटक देखते हुए कहा, तो तूने आन्या को गोद ले लिया उस वक्त क्योंकि थारे बाबा ने उसे अपनाने से मना कर दिया था थारी मासा के कारण। अव्यन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, गलती किसी की नहीं थी, पर सजा सिर्फ इस बच्ची को मिल रही थी, मुझे ऐसा करना पड़ा। बाबा ने जो किया था उन्हें फंसाया गया था, हमारे दुश्मनों ने उन्हें फंसाकर ये सब किया था। मासा ने इस सिचुएशन को संभाला था, पर उन्हें आन्या पसंद नहीं थी। सिर्फ मेरी वजह से सबने आन्या को घर पे रखा हुआ है। ने क्या उसे पता है वो इस घर की बेटी है, शेखावत का खून है? अक्षय ने पूछा। अव्यन नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, मेरी बच्ची टूट जाएगी उसे सच पता चला तो। उसे लगता है हमने उसे मंदिर से लाया था। 5 साल की बच्ची थी जब बाबा उसे घर लेकर आए थे। मुझसे पहली मुलाकात में घुल गई थी। वो सब खिलाफ थे, पर सिर्फ मेरे और ताऊसा के कहने पे उसे अपनाया सबने। इस घर में मेरे अलावा उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। उसका हीरो है उसका भाई। अक्षय अव्यन को घूरते हुए बोला, तेरे बाद कौन बनेगा उसका हीरो? अव्यन हैरानी और सवालिया नजरों से उसे देखने लगता है। तभी दक्षा सामने आते हुए बोली, आप बन जाओ हीरो, वैसे भी हीरो जैसे दिखते हैं। अव्यन दक्षा को घूर के देखते हुए बोला, बातें सुन रही थी हमारी? दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए जल्दी से बोली, नहीं सर, अपने ही तो बुलाया आ गई, बताओ क्यों बुलाया था? अव्यन मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोला, मेरे बचपन के दोस्त अक्षय से मिलाना था तुम्हें। दक्षा जल्दी से बोली, मैं मिल चुकी हूं, इन्होंने मुझे प्रणाम भी किया, बुढ़े हैं आपकी तरह। अक्षय चिढ़ते हुए बोला, कैसे झेलता है बहत बोलती है। अव्यन मुस्कुरा के दक्षा को कमर से पदकते हुए अपने पास खींचता है। दक्षा गुस्से से घूरते हुए बोली, सर बकवास कर रहा है आपका दोस्त, देर पहले तक तो जेंटलमैन बन रहा था। अव्यन दक्षा के माथे पे किस करते हुए बोला, वो जेंटलमैन ही है सोना, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। कुछ ये नहीं बोलेगी तो मेरा दिन नहीं गुजरेगा अक्षय। इसकी मिट्टी मिट्टी बातों से मेरी सुबह होती है और इसके पूरे दिन की बकवास से मुझे नींद आती है। आदत हो गई है इन कानों को इसकी बकवास की। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, सर आप तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती समझ नहीं आ रहा। अव्यन दक्षा को जाने का इशारा करता है, वो उसे ही देख रहा था। अक्षय मुस्कुरा के पूछा, मोहब्बत करने लगा है तू भाभी मां से? अव्यन सिर हिलाते हुए एक सुकून भरी मुस्कान के साथ बोला, आई एम इन लव विथ हर। एल अक्षय और शोभा दोनों साथ नीचे आते हैं। सबसे इजाजत लेते हुए वो अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अक्षय गाड़ी में बैठते हुए बोला, अव्यन छोटे से तो मिलना रह गया, कहां है वो? राणा जल्दी से बोला, मालिक वो किसी काम से महल से बाहर गए हुए हैं। रात का वक्त। दक्षा पूरे घर में घूम रही थी, शायद वो किसी को ढूंढ रही थी। काफी रात हो चुकी थी। दक्षा रसोई की तरफ जाती है। राज्य को काम करता देख वो उसके पास चली जाती है। दक्षा को देखकर राज्य जल्दी से कुछ छुपाने लगती है। दक्षा उसे हैरानी से देखती है। राज्य मुस्कुरा के बोली, कुछ चाहिए आपको बाईसा? दक्षा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ चाहिए, लेकिन तुम पहले मुझे बाईसा कहना बंद करो, मुझे दक्षा ही कहो सबकी तरह। राज्य सिर झुकाते हुए बोली, मैं एक मामूली मेड हूं बाईसा, आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूं? दक्षा मुस्कुरा के बोली, तुम मेरी दोस्त हो, मुझे बस इतना पता है। राज्य सिर हिला के बोली, बोलिए अब क्या चाहिए आपको? दक्षा जल्दी से बोली, आइसक्रीम चाहिए। राज्य दक्षा आइसक्रीम तो खत्म हो गया है, अभी नील और आन्या लेकर गए। दक्षा रोनी शक्ल बनाते हुए बोली, पर मुझे चाहिए, मुझे खानी है। राज्य हैरानी से उसे देखने लगती है। वो सिर्फ आइसक्रीम के लिए किसी 3 साल की बच्ची की बताह कैसे रो सकती है? तुम्हें कुछ चाहिए हो और वो ना मिले, ऐसा हो सकता है बच्चा? अनंत की आवाज पे दक्षा उसे मुड़ के देखती है। दक्षा हैरानी से अनंत को देखती है जो आइसक्रीम का बॉक्स लिए खड़ा था। दक्षा जल्दी से उसके हाथ से बॉक्स लेकर खाने लगती है। राज्य जल्दी से उसे रोकते हुए उसके हाथ में स्पून देती है। अनंत राज्य को देखते हुए बोली, दक्षा अपनी नई दोस्त से शेयर करो आइसक्रीमल। दक्षा एक नजर अनंत को देख दूसरा बॉक्स उसे देते हुए बोली, लो ये हमारी दोस्ती के नाम। राज्य शक भरी नजरों से अनंत को देखते हुए आइसक्रीम को देखती है। अनंत दक्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला,
तुम्हारी दोस्त खा क्यों नहीं रही? दक्षा स्पून से राज्यों के मुंह में आइसक्रीम डालते हुए बोली, लो खा लिया खुश, अब तुम भी खाओ। कहते हुए दक्षा राज्यों के आइसक्रीम के बॉक्स से ही उसे भी खिलती है। राज्यों उसे देख मुस्कुराते हुए आइसक्रीम खाने लगती है। अनंत जल्दी से वहां से निकल जाता है। अगली सुबह दरवाजे के पिटने से अव्यन और दक्षा दोनों की आंख खुलती है। दक्षा आंखें खोलकर वक्त देखते हुए दोबारा अव्यन के सीने पे सिर रखते हुए बोली, ये घर वाले सोने क्यों नहीं देते हमें? अव्यन उसे हटाते हुए उठने को होता है। दक्षा उसे बाजू से पकड़ के रोकते हुए बोली, सर इतनी सुबह उठकर क्या करोगे? अव्यन थोड़ा गुस्से से बोला, आंखें खोलकर देखो 6 बज रहे हैं। दक्षा दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। अव्यन दरवाजा खोलता है। सामने नीलिमा थी। नीलिमा मुस्कुरा के बोली, बड़े दादू और दादी कभी भी आ सकते हैं, जल्दी से नीचे आ जाओ काकीसा को लेकर। अव्यन सिर हिलाते हुए बोला, मैं उठ गया हूं, काकी को उठा दो। नीलिमा हैरानी से उसे देखती है। वो कमरे से बाहर चला जाता है। तुम? दक्षा कुछ देर में तैयार होकर नीचे आती है। उसने पिंक काफी भारी लहंगा पहना था, काफी सारे गहनों के साथ। वो बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में तैयार हुई थी नीलिमा के मदद से। दक्षा नीचे हॉल में खड़ी इधर उधर देखती है। रसोई से आ रही खुशबू को सूंघते हुए वो उस तरफ जाती है। दामिनी और नयन दोनों दक्षा को देखते हैं, पर नयन उसे खुन्नास से देख रही थी। दामिनी मुस्कुरा के बोली, कितनी प्यारी लग रही है, हमेशा ऐसे सज धज के क्यों नहीं रहती है? दक्षा अपना भारी लहंगा उठाए पास ही एक स्टूल में बैठते हुए बोली, मुझे कम से कम कपड़े पहनने पसंद है भाभी, दिस इज टू मच हैवी। नयन मुंह बनाते हुए बोली, अट्ठे अंग्रेजी ना बोल, हमने कोनी आती है। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, वैसे तो मुझे भी राजस्थानी नहीं आती, मैंने कभी कहा मेरे सामने मत बोलो। नयन उसे घूरते हुए बोली, जुबान नहीं हाथ चला, बुआ सा कभी भी आ सकती है। दक्षा दामिनी के पास खड़ी होते हुए बोली, भाभी आप मिली हैं बड़ी बुआ से क्या? वो सच में बहुत खतरनाक है। दामिनी सिर हिलाते हुए बोली, खतरनाक नहीं, बस उसूलों की पक्की और सबको साथ लेकर चलने वाली है। दक्षा पाउट करते हुए बोली, फिर तो मुझे उनसे दूर रहना चाहिए, पता नहीं क्या कर दे मेरे साथ। दक्षा ने देखा सब दरवाजे की तरफ भाग रहे थे। दामिनी जल्दी से बोली, नयन हो गया ना, सारा काम लगता है बुआ जी आ गई। दक्षा की धड़कनें तेज हो रही थीं। अपने लहंगे को मुट्ठी में कसे किचन से निकलते हुए वो गेट की तरफ देखती है। गाड़ियां आकर दरवाजे के सामने रुकती है। विजय जी बाहर आते हैं, उनके साथ उनकी बड़ी बहन भी नीचे आती है। सब अंदर आते हैं। आध्या जल्दी से आकर दक्षा का घूंघट सिर पे देते हुए बोली, सबसे पहले पांव छूकर आशीर्वाद लेना, फिर हाथ जोड़े खड़े हो जाना। दक्षा का घूंघट इतना लंबा था उसे कुछ नहीं दिख रहा था। सादे कपड़ों में सिल्वर ज्वेलरी पहनी लंबी सी औरत की हल्की परछाई दिख रही थी दक्षा को। दक्षा जल्दी से आगे बढ़ती है पैर छूने के लिए, पर वो अपने ही लहंगे में उलझ कर मुंह के बल गिर जाती है। उसका हाथ सीधा विजया बुआ जी के पैरों पर था। सब शौक होकर उसे ही देख रहे थे। विजय जी जल्दी से बोले, देखा जीजी, मैंने कहा था ना थमसे माहरी दक्षा बेटी घन्नी संस्कारी से। इधर दक्षा को कमर पे काफी ज्यादा लगी थी, उससे उठा नहीं जा रहा था। अव्यन जल्दी से विजया जी के पैर छूता है। वो मुस्कुराते हुए बोली, खुश रहो दोनों हमेशा। फिर दक्षा को देख बोली, हो गया से बिंदनी उठ जा अब। अव्यन दक्षा को उठाते हुए धीरे से उसके कान में बोला, चोट लगी क्या? दक्षा धीरे से हां में सिर हिलाते हुए अव्यन के साथ खड़ी हो जाती है। विजया आगे आकर दक्षा के घूंघट को उठाते हुए उसका चेहरा देखती है। दक्षा काफी नर्वस थी, जिस वजह से उसका चेहरा लाल हुआ था। विजया जी मुस्कुरा के बोली, गौरी तूने तो खुश कर दिया मनने, बहू तो चांद सी खूबसूरत है। गौरी मुस्कुराते हुए खुद से बोली, सही कहा, चांद जैसी ही खूबसूरत है, जिसमें हजारों दाग है। मालती जी उन्हें बैठने का बोल अपनी बिंदनियों से नाश्ते पानी का इंतजाम करने का कहती है। विजया जी काउच पे बैठी दक्षा को अपने पास बुलाती है। दक्षा घूंघट के अंदर से ही अव्यन को देखते हुए आगे बढ़ती है, पर दोबारा वो टेबल से टकरा जाती है। इस बार उसे घुटन में लगी थी। विजया जी हैरानी से उसे देखती है, फिर अपने पर्स से एक बॉक्स निकाल कर उसे देते हुए बोली, थारी मुंह दिखाई है जे?
दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बड़ी बुआ सा, गिफ्ट की जरूरत नहीं है। देव कहता है बड़ों से सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है। विजया जी उसकी बात पे बिना मुस्कुराए रह नहीं सकी। वो उसे बॉक्स देते हुए बोली, इसे महारा आशीर्वाद ही समझ। गौरी, दक्षा प्यार से दे रही है, रख लो और जाओ जाकर जीजा के लिए नाश्ता लगाओ। दक्षा जाने लगती है। विजया जी उसे रोकते हुए बोली, मानने थारे हाथ का मीठा खाना से बिंदनी। दक्षा की सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसे तो कुकिंग का तक नहीं आता था, कैसे करेगी वो। गौरी जी एविल स्माइल के साथ उसे देखते हुए खुद से बोली, अब बनकर दिखा जीजा के सामने अच्छी बहू। दामिनी दक्षा के साथ किचन की तरफ जाती है। विजया जी सबसे बातें करने लगती हैं। विजया जी सबसे मिल चुकी थीं, अनंत के अलावा। वो इधर उधर देखते हुए बोली, महारा कलेजा का टुकड़ा कट्ठे है, वो आया कोनी महारे से मिलने। मालती जी आन्या से अनंत को बुलाने का कहती है। वो जल्दी से अनंत के कमरे की तरफ भागती है। इधर अपना घूंघट उठाते हुए दक्षा बोली, भाभी पहले ये घूंघट अब मीठा कैसे करेगी दक्षा, मुझे तो कुछ नहीं आता है। दामिनी सिर हिलाते हुए बोली, हम है ना, फिक्र क्यों करती हो तुम, मैं सिखा दूंगी, वैसे वैसे करना हो जाएगा। दक्षा अपने दांत दिखाते हुए सिर हिला देती है। अचानक आन्या की चीख पूरे महल में गूंज उठती है। सब अनंत की कमरे की तरफ भागते हैं। आन्या अपनी आंखें धके दरवाजे पे खड़ी थी। सब जैसे ही वहां आते हैं, कमरे की तरफ देखते ही शौक रह जाते हैं। अव्यन्न के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। दक्षा जैसे अंदर की तरफ जाती है, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अनंत सिर्फ लोअर पहने बेड पे लेता था और राज्यो बिखरे बालों के साथ अपने लहंगा और टॉप में खड़ी सबको देख रही थी। अनंत के बॉडी में नाखून के हल्के खरोच थे और राज्यो के गले में बाइट के निशान, जिससे सबको साफ पता चल रहा था कमरे में क्या हुआ होगा। दक्षा चीखते हुए बोली, राज्यो, तुम अनंत के कमरे में क्या कर रही हो? इतनी सुबह, वो भी इस हालत में? और अनंत, तुम ये सब क्या है कमरे की हालत? गौरी दक्षा को बाजू से पकड़ पीछे करते हुए राज्यो के पास जाकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। सब हैरान थे। दोनों को इस हालत में देखकर गौरी जी ने जैसे दूसरा थप्पड़ लगाया, अनंत जल्दी से गौरी का हाथ पकड़ लेता है। गौरी हैरानी से अनंत को देखते हुए बोली, इतना बड़ा पाप करके तू मेरा हाथ पकड़ रहा है, तुझे जरा भी शर्म आ रही है? और तुझे शर्म आ रही है बेशर्म लड़की, इसीलिए आई थी तू, ताकि हमारे घर के बच्चों को फंसा सके। यही औकात है तेरे जैसी औरतों की। राज्यो नजरें झुकाए पर थोड़े भारी आवाज में बोली, गलती दोनों ने की है काकी, आप मुझे इस तरह नहीं सुना सकती हैं, और मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं यहां आई कैसे, पक्का मालिक ने मेरे साथ जबरदस्ती करी होगी। नयन जल्दी से बोली, तेरी हालत देखकर लगता नहीं तेरे साथ जबरदस्ती हुई है। मालती जी, छी, यही दिन देखना बाकी था हमारे घर के छोरे नौकरों के साथ। गौरी राज्यों को बाजू से पकड़ते हुए खींचते हुए अपने साथ बाहर लेकर जाती है। सब उनके पीछे पीछे आते हैं। गौरी उसे धक्का देते हुए, निकल जा, मेरे घर से अपना बोरियां बिस्तरा बांध और कहीं दूर चली जा अपने मां और बहन के साथ, बोली। राज्यो नम आंखों से सबको देखते हुए बोली, नहीं काकी, मैं कहां जाऊंगी, आपको मेरे हालत पता है। बाबा के जाने के बाद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनंत अव्यन को देखता है। अव्यन जल्दी से बोला, मासा, जब गलती दोनों की है तो सजा सिर्फ राज्यों को क्यों दे रही है? आप सही कहा ना मैंने बुआसा। विजय जी गुस्से से बोला, सही गलत कौन ही फर्क पड़ता, अब ये गुनाह है, गलती नहीं। गौरी आगे आकर राज्यों को बालों से पकड़ते हुए बोली, एक तो गलती की मेरे घर के छोरे को फांसने की ऊपर से जुबान भी चलाएगी। विजया जी दाहड़ते हुए बोली, छोड़ दे उसने गौरी। गौरी हैरानी से विजया जी को देखती है। विजया जी अनंत के सामने आते हुए बोली, थारे से जे उम्मीद नहीं खोनी थी छोरे। अनंत सिर झुकाए घुटने के बल बैठते हुए बोला, जो सजा देंगी कबूल है बुआसा। विजया जी उसे उठाते हुए बोली, तू महारा सबसे प्यारा से तान ने कैसे सजा दे साकू हूं? वीर गुर्राक के बोला, तो क्या इसकी आरती उतारना चाहवे हो बुआसा? इसने तो धक्के देकर निकलना चाहिए। विजय जी, थारे से किसी ने पूछा? नहीं ना, फिर चुपचाप खड़ा रहे अट्ठे, जो फैसला होगा जीजा करेगी अब। विजया जी राज्यों को देखकर बोली, गलती दोनों की से तो सजा भी दोनों को मिलेगी। सब शौक नजरों से उन्हें देख रहे थे। नयन धीरे से बोली, पता नहीं अब कौन सा तूफान आएगा इस घर में। विजया जी, दोनों की शादी की तैयारी करो, जल्द अब कोई बात खोनी होगी इस बारे में।
अनंत राज्यो शौक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अव्यन्न एविल स्माइल के साथ अनंत को आंख मारता है। अनंत उसे गुस्से से घूरने लगता है। विजया जी को जाता देख गौरी जल्दी से बोली, जीजा मुझे नहीं स्वीकार। ये फैसला एक नौकर से अपने बेटे की शादी कैसे करवा सकते हैं हम? विजया जी घूर के गौरी को देखते हुए बोली, थारे स्वीकृति की जरूरत भी कोनी मानने। जब हुकुम को स्वीकार से तू कौन होवे इनकार करने वाली। गौरी गुस्से से बोली, मैंने पाला है अनंत को, मासा हूं, उसकी पूरी अधिकार है मेरा। पहले अव्यन्न की शादी हुई जबरदस्ती, अब अनंत ऐसा नहीं होने देंगे हम। विजया जी अनंत को देख बोली, मानने पता से महारा छोरा हमारे फैसले से इनकार नहीं करेगा। रही बात अव्यन्न की, वो घानो खुश से इस लड़की साथ उसकी शक्ल पे लिखा से तो तानने क्यों तकलीफ से, पर मुझे प्रॉब्लम है बुआ सा। राज जो नम आंखों से उन्हें देखते हुए बोली। अनंत हैरानी से उसे देखता है, फिर अव्यन्न को देखने लगता है। विजय जी गुर्रा के बोले, थारी मर्जी। कोणी पूछी गई, ये हुक्म का फैसला है जिसे तू इनकार नहीं कर सकती है छोरी, और इनकार करेगी तो तुझे अंजाम पता है। राजो आगे कुछ नहीं कहती है। विजया जी सबको अपने अपने कमरे में जाने का फैसला सुना देती है। रात का वक्त। दक्षा सुबह से किचन में लगी थी, काम नहीं, पर सबका हाथ बटा रही थी क्योंकि विजया जी को दिखाना था। कमरे में आते ही दक्षा पहले अपने सारे गहने उतारती हैं, फिर कमरे में आकर अपने दुपट्टे को खोलकर फेंकते हुए लेट जाती है। दक्षा की आंखें बंद थीं। बालकनी का दरवाजा खुला था जहां से मिट्टी मिट्टी हवा आ रही थी। दक्षा को अपने कमर में किसी के छूने का एहसास होता है। वो मुस्कुराते हुए अपना चेहरा छुपा लेती है। अव्यन्न हाथ में ऑइंटमेंट पकड़े उसके कमर पे लगा रहा था। अव्यन्न जैसे ही उसके लहंगे के डोरी को खोलता है, दक्षा झट से सिर उठाते हुए, सर ये क्या कर रहे हैं, बोली। अव्यन्न उसके हाथ को हटाते हुए बोला, सुबह गिरी थी ना, तुम कमरे में आकर ऑइंटमेंट नहीं लगा सकती थी। तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हो दक्षा। मैं नहीं रहूंगा तो क्या करोगी तुम? दक्षा झट से सामने मुड़ते हुए अव्यन्न की कलाई थामे बोली, आप कहां जाओगे मुझे छोड़कर सर? अव्यन्न उसे दोबारा पेट के बल लिटाते हुए बोला, मैं ऐसे ही बोल रहा था। दक्षा रूंधे गले से बोली, दूर जाने की बातें मत कीजिए सर, डर लगता है अब इन सब बातों से। अव्यन्न कोई जवाब नहीं देता है। दक्षा हाथ पीछे किए अपने ब्लाउज की डोरी को खोलने की कोशिश करती है। अव्यन्न उसके हाथ को हटते हुए उसकी तीनों डोरी खोल देता है। दक्षा गहरी सांस लेते हुए बोली, नीलिमा ने कितनी टाइट डोरी बांधी थी, सांस नहीं आ रही थी। दक्षा कहते हुए अव्यन्न के होंठ अपने कमर से होते हुए पीठ पर आता हुआ महसूस करती है। दक्षा धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए अव्यन्न के छुअन को एहसास करती है। अव्यन्न अपने हाथों को दक्षा के कंधे से स्लिप करते हुए उसके सीने तक लाते हुए प्रेस करता है। दक्षा धीरे धीरे मौन कर रही थी और अव्यन्न एक्साइटेड हो रहा था। अव्यन्न अपने दांत के निशान दक्षा के पीठ पर दे रहा था। दक्षा के ब्लाउज को उसके कंधे से हटाते हुए अव्यन्न तेजी से उसे शक करता है। दक्षा गहरी सांस लेते हुए अपना सिर बेड पे रख देती है। अव्यन्न अपना सिर उठाते हुए देखता है, दक्षा सो चुकी थी। अव्यन्न मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमते हुए उसके पास लेट जाता है। आज 2 चैप्टर दूंगी राखी स्पेशल, धमाका होगा, आज शाम तक पोस्ट कर दूंगी दूसरा चैप्टर अगली सुबह। आज राखी है जिसे काफी धूमधाम से मनाया जा रहा था और सिर्फ राखी मनाने विजया जी अपना गांव छोड़ यहां आई थी। दक्षा रेलिंग पे खरी घर को देख रही थी। पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था। रसोई में काफी लोग थे, काफी खुशबू आ रही थी। आन्या, आध्या, नीलिमा, गौरी जी सब इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे। गौरी जी की नजर जैसे ही दक्षा पे जाती है, वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली, यहां काम खत्म नहीं हो रहा, तू वहां खरी तमसा देख रही है। नीचे आकर हाथ बटा सबकी। दक्षा का मन काफी उदास था क्योंकि उसका भाई था जो उससे बेहद दूर था। दक्षा के लिए राखी किसी बड़े फेस्टिवल से काम नहीं थी क्योंकि उसके जीने की सबसे बड़ी वजह उसका भाई था जिसे वो राखी बंधती थी। अव्यन्न दक्षा के पीछे खड़ा उसे उदास देख रहा था। अनंत उसके पास आकर उसके गले को पकड़ते हुए बोला, कमीना भाई है, तू प्लान क्या था हमारा और तूने क्या कर दिया? अव्यन्न हंसते हुए अनंत को दूर करते हुए बोला, क्यों तेरी ही नीयत सही नहीं थी ना, उस पे लेकर दिया काम आसान। अनंत गुर्राते हुए बोला, अव्यन्न मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, तेरी वजह से सब मुझसे नाराज है। अव्यन्न उसे कंधे से पकड़ते हुए बोला,
अच्छा ठीक है, अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मैं ताऊ सा और बुआ से बात कर लूंगा, पर सोच ले। अनंत सिर झटकते हुए बोला, मुझे नहीं पता यार मैं क्या चाहता हूँ। मैं राज्य को मतलब रियाना को पसंद करता हूँ, पर मैंने शादी का नहीं सोचा अभी। अव्यन उसे समझाते हुए बोला, तो अब सोच चले, मैं डीले करवा दूंगा शादी की डेट। अनंत, नहीं उसकी जरूरत नहीं, अब हो जाने दो। अनंत हंसते हुए बोला, साले पक्का तेरी नीयत खराब है उस पे, देख चेहरे की हंसी तेरी। अनंत अपना चेहरा छूते हुए बोला, किधर? अव्यन नीचे जाते हुए बोला, आजा नीचे, बहनें इंतजार कर रही होगी। कुछ घंटों बाद वीर, मोहित, अव्यन, अनंत सामने बैठे हुए थे। आध्या और आन्या थाल लिए खड़ी थी, क्योंकि पहले विजया जी अपने दोनों भाइयों को राखी बांध रही थी। नीलिमा भी वेदांत और नील को राखी बांधने के लिए खड़ी थी साइड में। उनके राखी बांधते ही आध्या, आन्या एक एक कर वीर और मोहित को राखी बांधते हैं और उनको काफी सारे पैसे भी देते हैं। फिर दोनों अव्यन और अनंत को राखी बांधते हैं। उनके साथ राणा भी था। आध्या, आन्या हर साल राणा को भी राखी बांधते थे। आन्या अव्यन के सामने बैठते हुए बोली, मेरी चूड़ियां। अव्यन उसके माथे को चूमते हुए बोला, कमरे में है। आन्या बिना कुछ सुने कमरे को तरफ भागती है। अनंत चिल्लाते हुए बोला, फिर मुझसे गिफ्ट नहीं चाहिए ना? अव्यन आध्या को देख पूछा, गिफ्ट नहीं चाहिए? आध्या सबको देखते हुए सिर हिलाते हुए बोली, मेरा गिफ्ट ड्यू रहने दीजिए भाई, जब चाहिए होगा मांग लूंगी। अनंत मुस्कुरा के 2 बॉक्स आध्या को देते हुए बोला, आन्या को दे दीजिएगा आप। आध्या जल्दी से खोलकर देखती है, उसमें डायमंड ब्रेसलेट थे। आध्या उसे हग करते हुए शुक्रिया करती है। मालती जी मिठाई के प्लेट से सबका मुंह मीठा करते हुए बोली, चलो अच्छे अच्छे से बीत गया राखी। राणा हाथ जोड़ते हुए बोला, हुकुम, अगर आपकी इजाजत हो, क्या अपनी मुंह बोली बहन से राखी बंधवा सकता हो? विजय जी खुश होते हुए बोले, क्यों नहीं छोरे, वैसे भी उसका भाई नहीं है तो तू बंधवा ले। बुलाओ, कहां है दक्षा छोरी? दक्षा रसोई से हॉल में बैठे सबके पास आती है। उसने नजरें झुका रखी थी। विजया जी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, इसके भाई को बुलाया नहीं किसी ने? दक्षा जल्दी से बोली, मुझे नहीं मनानी राखी राणा भाई, माफ करो, मुझे अपने तो बंधवाली राखी वैसे भी। अव्यन दक्षा के उतरे चेहरे को देखता है। उसकी आंखें लाल थीं। इसका मत काफी ज्यादा रोई थी, शायद छुप छुप के। अनंत उठकर दक्षा के पास आते हुए उसे भी एक बॉक्स देते हुए बोला, राखी तो नहीं बांधनी तुमसे, मगर ये गिफ्ट मेरी तरफ से। विजय जी दक्षा को देखते हुए बोले, छोरी मन छोटा नहीं करते नहीं आया थारा भाई, कोई ना बांध दे राणा को। दक्षा रोते हुए नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बांधनी मुझे, ना ही अब कभी राखी मनानी है। मेरे होते हुए भी तुम्हें राखी नहीं मनानी सोना। अपने पीछे आए जानी पहचानी आवाज को सुनकर दक्षा मुड़ के देखती है। दक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं दरवाजे पर खड़े देव को देखकर। दक्षा अपने हाथ में पकड़े थाल को वहीं फेंकते हुए उसकी तरफ भागते हुए उसके गले से लग जाती है। देव भी उसे किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी बाहों में उठा लेता है। सब हैरानी से दोनों को देखने लगते हैं। दक्षा इतने वक्त बाद अपने भाई को सामने देख रोने लगती है। देव उसके माथे को सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए बोला, मैं आ गया हूं सोना तुम्हारे पास तुम्हें लेने, अब नहीं छोड़ूंगा अकेले, कभी नहीं मुझसे गलती हो गई थी। दक्षा देव से दूर होते हुए उसे देखने लगती है। दोनों की आंखें नम थीं। दक्षा अब भी रो रही थी। देव उसके चेहरे को हाथों में लिए उसके माथे गाल को चूमते हुए बोला, मेरी जान, मेरा बच्चा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था यहां। दक्षा दोबारा उसके गले लगते हुए बोली, तुम माफी मांगना बंद करो वरना भगा दूंगी यहां से, समझे? दामिनी दक्षा के पास आते हुए बोली, दक्षा बातें बाद में कर लेना भाई, सफर से आया है, अंदर बुला उसे, राखी का मुहूर्त ज्यादा देर तक नहीं है। दक्षा सिर हिलाते हुए देव का हाथ पकड़ उसे अंदर लाते हुए बोली, चलो पहले मैं राखी बांध लूं, तुम्हें फिर बेहद सारी बातें करनी हैं। सिर्फ अपने भाई को ही अंदर बुलाओगी दक्षा, मुझे नहीं। दक्षा उस आवाज की तरफ मुड़ के देखती है। उसकी आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो जाती हैं, पर पूरे शेखावत परिवार की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। सबके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। खुशी का माहौल अचानक से मातम जैसा लग रहा था। अनंत अव्यन के बाजू को पकड़ते हुए धीरे से बोला, मीरा यहां कैसे? अव्यन के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें शांत थीं, पर उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी।
जो कुछ और सैलाब लाने वाली थी आज। दक्षा जल्दी से जाकर मीरा के गले लगाते हुए बोली, मीरा दीदू, आप भी आई हो, मुझे बेहद अच्छा लगा आपको देखकर। मीरा भी दक्षा को प्यार करते हुए बोली, राखी है, मैं ऐसे कैसे अपने भाई को अकेले आने देती। दक्षा मीरा का हाथ पकड़ अंदर लाते हुए बोली, चलो मैं आपको अपने ससुराल वालों से मिलाती हूं। मीरा की नजर सबसे पहले अव्यान पर जाती है, जो उसे नहीं दक्षा को ही देख रहा था। मीरा को थोड़ा गुस्सा आया उसकी इस हरकत पे। जो अव्यान कभी सांस नहीं लेता था, उसके बिना आज वो उसे देख भी नहीं रहा। नयन अपने मुंह पे हाथ रखे धीरे से बोली, अपने ही सौतन को मिला रही है ये बेवकूफ। इस कलमुही को तो हर कोई जानता है। देव एक एक कर सबसे मिलते हुए काउच पे बैठ जाता है। दक्षा उसे राखी बांधती है, फिर मीरा देव को राखी बांधती है। मीरा अव्यान को तिरछी नजरों से देखते हुए उसके पास ही खड़ी हो जाती है। दक्षा देव को देखते हुए बोली, पहले तुम आराम कर लो, फिर तुमसे बेहद सारी बातें करूंगी और गिफ्ट भी लूंगी। दक्षा राणा के पास जाते हुए बोली, क्या अब भी बांधना चाहोगे मुझसे राखी? राणा मुस्कुरा के हां में सिर हिलता है। दक्षा उसे राखी बांधती है। राणा एक एक लिफाफा उसे देता है। मालती जी दक्षा से बोली, दक्षा जा कमरा दिखा दे अपने भाई और बहन को। दक्षा सिर हिलाते हुए मीरा और देव के साथ ऊपर चली जाती है। गौरी जी आगे आते हुए गुस्से से बोली, जीजा अपने उस लड़की को जाने की इजाजत कैसे दी? विजया हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? गौरी कौन सी लड़की? मालती जी जल्दी से विजया का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए बोली, जीजा चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब बताती हूं। अनंत गुर्राते हुए बोला, अव्यन चुप क्यों है तू? मीरा कैसे रह सकती है यहां? तूने कुछ बोला क्यों नहीं? अविनाश जी धीरे से बोले। अनंत धीरे बोल, महेमन है हमारे। अनंत गुस्से से बोला, महेमन नहीं है, वो काकू आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद की है उस लड़की ने। अव्यान ने अपनी सर्द आवाज में बोला, मेहमान है वो हमारी। इस घर में वो बस दक्षा की बड़ी बहन होने के हैसियत से रहेगी। सुन लो सब जाओ, जाकर आराम करो, अपने अपने कमरे में जो जैसा चल रहा है चलने दो। सब अव्यन की बात सुनकर जाने लगते हैं, पर किसी की मिठी आवाज उनके कदम वहीं रोक देते हैं। सब मुड़ के देखते हैं, सामने खड़ी लड़की को देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वैदेही दौड़ते हुए आकर अनंत के गले लगते हुए बोली, भाई हैप्पी राखी। अनंत का सारा गुस्सा अपने बहन को देखते ही उतर जाता है, साथ ही सबके चेहरे पे एक मिठी सी मुस्कान आ जाती है। अव्यन उसे हैरानी से देखते हुए बोला, तुम यहां कैसे आई वैदेही? अव्यन की आवाज सुन वैदेही अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, हो गया कलेश, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। वैदेही कुछ सोचते हुए गौरी के गले लगते हुए बोली, काकी मुझे देखकर किसी को खुशी नहीं हुई लगता है। गौरी उसे प्यार करते हुए बोली, मुझे बेहद खुशी हुई आज के दिन अपने बेटी को देखकर। वैदेही सबके गले लगती है और राखी भी बांधती है। अनंत ने उसके लिए भी एक ही ब्रेसलेट लिया था, उसने उसे वो दिया। वैदेही आन्या आध्या से अलग थी, वो वही करती थी जो उसे पसंद था। वो सबके खिलाफ जाना पसंद करती थी, अपनी बात हर हाल में मनवा के रहती थी। आध्या उसे हैरानी से देखते हुए बोली, जीजा अव्यान भाई को राखी नहीं बंधोगे? वैदेही मुंह बनाते हुए बोली, वो भाई थोड़े ही है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, मैं उसे राखी नहीं बांध रही हूं। मालती जी नीचे आते हुए बोली, भाई नहीं बड़ा भाई से वो थारा, चल जल्दी से बांध उसने भी राखी। वैदेही इस घर में सिर्फ एक ही इंसान से डरती थी और वो है मालती जी। वैदेही बिना कुछ बोले जल्दी से राखी उठाकर अव्यान को बांध देती है। वैदेही मुंह बनाते हुए बोली, मेरा गिफ्ट लाओ। अव्यान मुस्कुरा के उसके गाल को खींचते हुए बोला, कल शाम की रिटर्न टिकट सही है ना गिफ्ट? वैदेही हैरानी से अव्यान को देखने लगती है, उसे उस पे बेहद गुस्सा आ रहा था। वो पैर पटकते हुए बोली, मैं रुकने आई हूं, इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी अव्यान। मालती जी गुस्से से बोली, इस छोरी को समझा दो, सब रहना है तो उसूलों के साथ रहे, वरना अव्यन के कहे मुताबिक कल विदा हो जाए। ये क्या अश्लील कपड़े पहनकर आई है जीजी, देखेगी तो समात आ जाएगी। मालती जी की बात पर वैदेहो को गुस्सा आता है, पर उसके आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। आध्या उसे हक करते हुए उसके आंसू साफ करती है। विजय जी उसके माथे को सहलाते हुए बोले, मेरी बेटी का जब तक मन चाहे रुकेगी, यहां कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। हेनू। वैदेही कूदते हुए विजय जी को हक कर लेती है
और अव्यन्न को जीभ दिखाते हुए बोली, बेहद शौक है ना मुझे भागने की, अब देखो मैं क्या करती। अव्यन्न उसे एक नजर देख अपने कमरे में चला जाता है। अनंत अपनी बहन के गालों में लगे आंसू को पोंछते हुए बोला, उम्मीद करता हूं प्यार से रहोगी और हमें भी रहने दोगी। वैदेही आई ब्लिंक करते हुए बोली, ये तो सिर्फ वक्त बताएगा ब्रदर। वैदेही की नजर दामिनी और नयन पर जाती है। वो उन्हें घूरते हुए बोली, मुझे खाने के लिए दो, कुछ भूख लगी है, गिफ्ट लाई हूं सबके लिए, रात को दूंगी। गौरी एक गहरी सांस लेते हुए अविनाश को देख बोली, ये लड़की पक्का कोई ना कोई फसाद करके आई है या फिर करके जाएगी। शाम का वक्त। राजो अपने रूम में विंडो के पास खड़ी बिना पल के झपकाए सामने देख रही थी। दरवाजे के बंद होने की आवाज से वो जल्दी से पलटकर देखती अनंत दरवाजा बंद करते हुए उसके पास आता है। राजो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्यों आए हो थमट्ठे, और दरवाजा क्यों बंद किया थमने? क्या अब भी कुछ रह गया है जो करना बाकी है? अनंत उसे घूरते हुए बोला, ड्रामा तो अच्छा कर लेती हो रियाना तुम, और अब कुछ करने के लिए दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है मुझे? अपना असली नाम अनंत के मुंह से सुनकर राजो शॉक थी। वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली, कौन है जे रियाना, किसकी बात कर रहे हो थम मालिक? पता। अनंत राजो के पास आता है। राजो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, दूर रहकर बात करो मालिक, वरना इस बार बेहद कुछ तोड़ दूंगी। अनंत उसके और करीब जाते हुए बोला, होने वाली बीवी से बात कर रहा हूं, लिमिट पता है मुझे अपनी। राजो जलती निगाहों से उसे देखते हुए बोली, लिमिट पता होती तो मेरा फायदा नहीं उठाते तुमने मेरे साथ क्या किया उस रात तुम्हें नहीं? अनंत जबड़े कसते हुए बोला, तुम्हारा प्लान फेल हो गया, इसीलिए इतना गुस्सा आ रहा है ना रियाना कोठारी? राजो फिर एक बार हैरानी से उसे देखती है। राजो की धड़कनें डर से तेज हो रही थी। उसका सफेद चेहरा लाल हो गया था। अनंत अपनी उंगली उसके चीन पे रखते हुए बोला, तुम जब भी डरती हो या कुछ छुपाने की कोशिश करती हो, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो जाता है? क्या तुम्हें अनंत से एलर्जी है? राजो एक गहरी सांस लेकर बोली, जब सब कुछ पता चल गया है, तुम्हें तो क्यों शादी करना चाहते हो मुझसे? तुम्हें तो मेरा सच पूरे घर के सामने लाकर मुझे निकाल देना चाहिए। कर। अनंत उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए बोला, मैं नहीं चाहता था शादी करना, अव्यन्न चाहता है, पर अब मुझे रोकना भी नहीं है, पता नहीं क्यों। राजो उसे बिना किसी भाव के देखते हुए बोली, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था, मैं चली जाती यहां से अपना काम खत्म करके। अनंत एविल स्माइल के साथ बोला, अब तुम्हारा काम हम साथ मिलकर खत्म करेंगे। तुम्हारे बाबा के कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा। राजो गुर्राते हुए बोली, अच्छा अपने भाई को मारोगे, है इतनी हिम्मत? अनंत उसे घूरते हुए बोला, मेरा भाई किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता, सच सामने आने तक ये बात दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। और एक बात, तुम होने वाली पत्नी हो मेरी, तुम्हें पूरा मान और सम्मान मिलेगा, तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अनंत कमरे से निकल जाता है। राजो जमीन में बैठी रोने लगती है। सब साथ में खाने की मेज पर बैठे थे। माहौल गंभीर भी था, खुशी भरा भी। दामिनी नयन हमेशा की तरह परोस रहे थे। विजय जी दक्षा को देखकर बोले, बेटी थारा भाई कट्ठे रह गया। दक्षा पीछे देखते हुए बोली, आ गया ताऊसा। देव नीचे आकर सबके साथ बैठ जाता है, सबको एक स्माइल पास करते हुए। वैदेही भी वहां आते हुए हैरानी से टेबल की तरफ देखते हुए, ये कौन मेरी जगह पर बैठ गया, उठो वहां से अभी। दक्षा सिर मोड़ के अपने पीछे देखती है। गोरी हेल्दी खूबसूरत नाइट सूट पहने वैदेही अपनी कांजी आंखों से देव की तरफ देख रही थी। देव अपना सिर मुड़ के देखता है। वैदेही की नजर भी उस पे जाती है। दोनों साथ बोलते हैं, तुम यहां? सब हैरानी से दोनों को देखते हैं। अनंत पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दोनों साथ सिर हिलाते हैं। देव कुछ भी कहता, वैदेही जल्दी से एक कदम आगे आते हुए बोली, हां भाई, फ्लाइट में मिली थी मैं इससे। देव हैरानी से वैदेही को देखता है, जो उसे रिक्वेस्ट भरी नजरों से देख रहा था। देव आगे कुछ नहीं कहता तो वैदेही राहत की सांस लेते, पर यह है कौन, मेरे घर पर क्या कर रहा है? बोली। दक्षा वैदेही को घूरते हुए बोली, मेरा भाई है, वो मुझसे मिलने आया है। पर तुम कौन हो? वैदेही की नजर अब जाकर दक्षा पे पड़ी थी। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। दक्षा अब भी वैसे ही सुबह के कपड़ों में सजी हुई थी।
वैदेही को वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो सबकी तरह देखते हुए बोली, ये लड़की कौन है? अनंत उसे घूरते हुए बोला, अव्यन्न की पत्नी और हमारी भाभी हैं। लेकिन अव्यन्न की शादी तो कावेरी से होने वाली थी, ये कौन है? वैदेही नाराज होते हुए बोली। सीढ़ियों पे खड़ी मीरा उसकी बात सुनकर वहीं रुक जाती है, क्योंकि देव ने उसे इतना कुछ नहीं बताया था। अव्यन्न की नजर जैसे ही मीरा पे जाती है, वो उठकर दक्षा के पास आता है और उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, किससे होने वाली थी ये मैटर नहीं करता है। दक्षा मेरी पत्नी है और तुम्हारी भाभी ये इंपॉर्टेंट है। सबकी नजर मीरा पर जा चुकी थी और मीरा की जलती नजरें अव्यन्न पे थीं, जो दक्षा के साथ खड़ा था। वैदेही दोनों को देखते हुए बोली, ये तो मुझसे छोटी लगती है और मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी लग रही है, लेकिन इस घर में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता, इसे निकालो यहां से। मालती जी गुर्रा के बोली, छोरी थारे को कहां था ना, हद में रहना भूल गई। वैदेही मुंह बना लेती है दक्षा उसे देखते हुए बोली, बदतमीज हो, तुम पर मुझसे क्यों जल रही हो? तुम तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। हाँ, वैदेही बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसका रंग बिल्कुल फॉरेनर जैसा सफेद था। उसके बाल भी जन्म से ही गोल्डन थे। उसकी कांजी आंखें, उसका हेल्दी मेंटेन किया हुआ फिगर। वैदेही खुश होते हुए बोली, सच्ची भाभी, ऑप्स दक्षा मैं तुम्हें नाम से बोलूंगी, छोटी हो तुम। वैदेही थोड़ी घमंडी थी, पर खुशमिजाज और शरारती लड़की थी। लेकिन उसकी शरारतें दक्षा की तरह नासमझी या बचकानी नहीं जानबूझकर होती थी। ये आप सबको आगे पता चल जाएगा कैसी है वैदेही। वैदेही दोबारा देव के पास जाते हुए बोली, ये मेरी सीट है, तुम्हें हटना पड़ेगा। मैंने कभी किसी के लिए ये सीट नहीं छोड़ी। दक्षा उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम कहीं और क्यों नहीं बैठ जाती हो? मेरा भाई बैठा है वहां। वैदेही उसे घूरते हुए बोली, तुमसे नहीं पूछा है मैंने मुझे कहां बैठना चाहिए। अव्यन्न अपने पास वाले सीट पे इशारा करते हुए बोला, वैदु यहां बैठ जाओ, देव को बैठने दो वहां। वैदेही जिद पर अड़ी थी और वो हमेशा से जिद्दी थी, यही वजह थी अव्यन्न उसे राजस्थान से दूर रखता था। मीरा जल्दी से आकर अव्यन्न के पास वाले सीट पर बैठते हुए बोली, देव उसकी सीट है, तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, किसी और की जगह पे नहीं बैठ सकते हम। सबकी आंखें चौड़ी करके मीरा को देख रही थीं, जो अव्यन्न के पास बैठी थी। अव्यन्न ने एक बार भी नजरें उठा के मीरा को नहीं देखा था। अनंत मुट्ठी कशे गुस्से से उसे घूर रहा था। वैदेही अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, तुम मुझे समझदार लगती हो मीरा। मीरा मुस्कुरा के उसे देखते हुए सिर हिला देती है। सब खाना खाने लगते हैं। मीरा धीरे से अव्यन्न के कान में बोली, मेरी जगह इतनी आसानी से किसी को कैसे दे सकते हो तुम? अव्यन्न उसे नफरत भरी निगाहों से देखते हुए धीरे से बोला, डिसर्विंग पर्सन को ही दिया है। देखो मेरी पत्नी दक्षा सिर्फ मेरी है, मेरे लिए जीती। मीरा उसे घूरने लगती है। अव्यन्न अपना खाना खाने लगता है। दक्षा मीरा को देख बोली, मीरा दी, आप सर को क्यों देख रही है, खाना खाओ ना। मीरा जल्दी से हां में सिर हिला देती है। गौरी एक नजर दक्षा को देख मन में बोली, अब तू खुद ही अपने इस घर से निकलने की वजह बनेगी। बालकनी के झूले में बैठी दक्षा देव के सीने से लगी उसके साथ बैठी बातें कर रही थी। उसके सामने खड़ा अनंत उसे घूर रहा था। दक्षा ने देव को टाइट से पकड़ रखा था और उसके कंधे पर अपना सिर रखे बोली, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया देव। देव उसके माथे पे किस करते हुए बोला, मैंने भी अपने सोना को बेहद मिस किया। दक्षा सिर उठा के उसे देखते हुए बोली, इसीलिए इतने दिनों तक याद नहीं आई, कभी एक फोन तक नहीं किया। देव कुछ देर चुप रहते हुए बोला, किया था, पर तुमने मुझे कहा था तुम्हें फोन टैक्स नहीं करूं, इसीलिए नहीं किया। दक्षा जल्दी से सिर उठा के उसे देखते हुए बोली, तुमसे तो बात ही नहीं हुई देव, फिर कब बोला मैंने? देव ने उसे हैरानी से देखा। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, अब रहने दो, तुम मुझे नहीं करनी बहस। तुम्हें पता है दक्षा, यहां क्या क्या हुआ मेरे साथ। देव के आने का इंतजार था सबको, अब हो गई। एंट्री तो बताओ कैसा लग रहा है। मीरा की एंट्री कैसी लगी पहले बताओ। दक्षा की इस बात पे अनंत जल्दी से उसे टोकते हुए बोला, दक्षा देव को अब रेस्ट करने दो, जाओ सो जाओ। दक्षा हैरानी से अनंत को देखती है, फिर देव को देखते हुए बोली, देव मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, अनंत से मिलो, ये मेरी मदद करता है, हमेशा मेरी हर विश भी पूरा करता है। तुम्हें पता है अनंत, मुझे हमेशा सबकी डांट से भी बचाता है। सर मुझे हमेशा डांटते हैं,
अनंत ने हमेशा मेरा सपोर्ट करता है, मुझे कभी गलत नहीं कहता है, तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखता है। देव मुस्कुरा के अनंत को एक नजर देखता है। वैदेही अनंत के पास आकर खड़े होते हुए बोली, मेरा साथ तो कभी नहीं दिया इसने। दक्षा वैदेही को देखती है, जो हाथ में एक बॉक्स लिए अनंत को घूर रही थी। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, आप तुम दक्षा जैसी प्यारी भी तो नहीं हो। वैदेही उसे घूरते हुए बोली, क्या मतलब तुमसे ज्यादा बेटेर है वैदू? देव दक्षा को रोकते हुए, सोना बेहस नहीं करते। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, तुमने मुझे देखा है बेहस करते हुए। अनंत वैदेही को घूरते हुए बोला, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, वैदू इतने लंबे सफर से आई हो। वैदेही उसे पीटी आंखों से देखते हुए बोली, बस दक्षा को ये गिफ्ट देने आई थी भाई। वैदेही उस बॉक्स को दक्षा को देते हुए बोली, वैसे तो ये अव्यन्न की बीवी के लिए थी, उस कावेरी के लिए जो कुछ खास लगती नहीं थी मुझे, पर तुम्हारे सामने इसकी कोई औकात नहीं। मुझे पता है क्योंकि तुम बेहद खूबसूरत हो दक्षा, बिल्कुल अपने भाई की तरह। ये लास्ट लाइन वैदेही ने देव को अजीब नजरों से घूरते हुए कहा था। दक्षा अजीब नजरों से वैदेही को देख रही थी, क्योंकि उसने कावेरी का नाम लिया था, जिसे सुन दक्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अव्यन्न उनकी तरफ आते हुए बोला, मेरी बीवी है, खूबसूरत कैसे नहीं होगी? दक्षा देव के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, थैंक यू सो मच वैदू, लेकिन तुम जरा अपनी नजरें हटाकर रखो, मेरे देव से वो किसी और की प्रॉपर्टी है। वैदेही मुंह बनाते हुए बोली, मेरी नजर जिस पे आ जाए फिर वो किसी का भी फर्क नहीं पड़ता है। अव्यन्न उसे घूरते हुए बोला, वैदू नजर संभल कर रखना, मेरा साला कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट मिजाज का है। वैदेही उसे देखकर हंसने लगती है। दक्षा अव्यन्न पे गुस्सा करते हुए बोली, क्या मतलब है आपका सर? अव्यन्न उसे घूरते हुए बोला, तुम अब तक यहां क्या कर रही हो? दक्षा वक्त देखा है, चलो कमरे में, सुबह जल्दी उठना है हमें, आज भी इस घर के नियम नहीं बदले लगता है। मीरा अव्यन्न को ताड़ते हुए बोली। अनंत मुड़ के उसे देखते हुए बोला, नियम मानकर चलने के लिए भी लोगों में स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो हमारी भाभी में है। मीरा घूर कर अनंत को देखती है, फिर अव्यन्न के बाजू से लगते हुए टेबल पर बैठते हुए बोली, वैसे दक्षा की किस्मत चमक गई देव, इतना बड़ा घर परिवार जो मिला उसे। शेखावतों का काफी नाम है, पैसे में खेलते हैं, वरना दक्षा जैसी झल्ली को कौन शादी करता? दक्षा ब्लैश करते हुए अव्यन्न को देखते हुए बोली, सच कहा मीरा दीदू, अपने सर मिल गए, मुझे मेरी किस्मत सच में मेहरबान है मुझ पे। अव्यन्न दक्षा को देख मुस्कुरा के बोला, किस्मत मुझ पे जरूर मेहरबान थी जो मुझे तुम मिल गई, वरना पता नहीं क्या होता मेरा, कुंवारा मरता मैं। वैदेही कुछ सोचते हुए बोली, पर दक्षा अव्यन्न के लायक नहीं है, कहां तुम बेवकूफ झल्ली सी लड़की, कहां अव्यन्न बिजनेस टायकून। दक्षा वैदेही को घूरते हुए बोली, सर कि किस्मत जो उन्हें मेरी जैसी जवाब जहान लड़की मिली, वरना इनके जैसे बुढ़े खड़ू सकड़ू गुस्सैल इंसान से कौन शादी करे? वैदेही घमंड से बोली, तुम उसके लिए ज्यादा छोटी हो, वो बुद्ध नहीं है। हां, तुम्हारी बहन मीरा जरूर परफेक्ट होती अव्यन्न के लिए, शी इज ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट, मैच्योर भी लगती है। वैसे क्या करती हो तुम मीरा? वैदेही की बातों को सुनकर मीरा मुस्कुरा के अव्यन्न को घूरने लगती है। उसे काफी अच्छा लग रहा था अपने सामने दक्षा की बुराई सुनकर। मीरा एटीट्यूड के साथ बोली, मॉडलिंग करती हूं, मिस एशिया विनर रह चुकी हूं। अनंत को मीरा से ज्यादा अपनी बहन वैदेही पर गुस्सा आ रहा था, वो दक्षा की इंसल्ट कर रही थी। अनंत हंसते हुए बोला, मुझे अजीब लगती है, मॉडलिंग करियर अमीर बंधे देखते ही इनका प्यार बदलता रहता है। मीरा गुस्से से घूर के अनंत को देखती है। मीरा गुर्राते हुए बोली, तुम जैसे जाहिल लोगों को समझ भी नहीं आएगा हमारा चार्म अनंत, इस गांव से आगे देखा ही क्या होगा तुम लोगों ने। वैदेही को मीरा की बात पर गुस्सा आता है, पर अपने चेहरे देवीलिस स्माइल लाते हुए बोली, वर्ल्ड्स चौथे गायनो सूर जैन है मेरा भाई मिस मीरा, अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी की है, उसने गूगल है ना, चलो सर्च कर लो। और मैं अग्री करती हूं इससे, आए दिन मॉडल लोगों की खबरें छापती रहती है। और तुम परफेक्ट हो, बेस्ट नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें काफी नॉर्मल है, चेहरा भी इतना खास नहीं। वेल दक्षा की आंखें कातिलाना है, उसकी हजेल आंखें और उसके लीप जॉ उसके चेहरे को अट्रैक्टिव बनाती है। मुझे खुद जलन हो रही है दक्षा से, इस घर में कोई मुझसे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है?
देव सबको इग्नोर करते हुए पीहू की कॉल अटेंड करने कमरे में चला जाता है। वैदेही उसे जाता हुआ घूरने लगती है। दक्षा उनकी बातें हैरानी से सुन रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब चल क्या रहा था। अव्यन्न तिरछी नजरों से मीरा को देखते हुए एक एविल स्माइल के साथ दक्षा की कलाई पकड़ते हुए बोला, कमरे में चलो, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तुम्हें पता है ना। दक्षा के गाल शर्म से लाल हो गए। वो आंखें फाड़े अव्यन्न को देखने लगती है। दक्षा मन में बोली, इस बुढ़े को क्या हो गया, इतना रोमांटिक तो कभी नहीं था ये। अव्यन्न दक्षा को अपने पास खींचता है। दक्षा उसके सीने से लगती है। अव्यन्न उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम ऐसे देखना बंद करो, मुझे मैं अपना कंट्रोल लूज कर दूंगा। दक्षा शर्म से डूब मरना चाहती थी। वो धीरे से बोली, सर, सबके सामने कैसी बेशर्मों वाली बातें कर रहे हैं। अव्यन्न उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाता है। वैदेही हैरानी से मुस्कुराते हुए बोली, अनंत, ये क्या था। अव्यन्न इतना बदल गया दक्षा के प्यार में। जिस अव्यन्न को मैंने आखिरी बार देखा था वो तो शादी से नफरत करता था, पर ये तो दक्षा का दीवाना लग रहा है। मीरा अपनी मुट्ठी कसे वहां से चली जाती है। उसे जाता देख अनंत ऊंची आवाज में बोला, पागल है अव्यन्न दक्षा के लिए। उसकी आंखों में आंसू आते हैं और तकलीफ उसे होता है। वीर भाई का हाथ तक तोड़ दिया था भाई ने, क्यों कि उन्होंने दक्षा को थप्पड़ मारा था। बस जातता नहीं, वो अपना प्यार पर दिखता है। मीरा अपने कमरे का दरवाजा जोर से पिटते हुए बोली, इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूल सकता, और अव्यन्न की पहली मोहब्बत सिर्फ मीरा मित्तल है। मैं भी देखती कब तक चलेगा इनका ये प्यार का ड्रामा। वैदेही जैसे जाने को होती है। अनंत उसे बाजू से पकड़े खींचते हुए गुस्से से बोला, तुम सुधार नहीं सकती वैदेही। तुम दक्षा की इंसल्ट कैसे कर सकती हो, वो भी मीरा के सामने। अगर रहने आई हो तो तमीज से रहो, हरकतें संभाल लो, वरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वैदेही गुस्से से अनंत को देखते हुए अपना बाजू झटकते हुए बोली, मुझे ये रौब मत दिखाना अनंत। और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने अव्यन्न की एक्स मीरा के आगे ये सब कह दिया हो। अनंत दांत पिसते हुए बोला, हाँ, तुमने उसके सामने ही बोला है। वैदेही शौक होकर अनंत को घूरने लगती है। उसे मीरा के बारे पता था, पर उसने कभी उसे देखा नहीं था। वैदेही को बेहद नफरत थी। मीरा से होती भी क्यों ना, उनका घर जो बर्बाद किया था उसने। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।